नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर 11 स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दोस्तों, डीआरडीओ अब अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्सपोर्ट करेगा। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बी.के. दास ने डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी यानी कि DLRL को एक सलाह दी है कि वे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का निर्माण करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का निर्यात करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्पादन में तेजी लाने के लिए जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं और इसके अलावा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन्हें एक साथ एकत्रित किया जाए ताकि तेजी से इनका निर्माण और एक्सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी है वो हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने में आगे रही है। साथ ही तीनों सेनाओं के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को विकसित किया है, जो कि देश के लिए एक मील का पत्थर भी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें सामने आ रही है कि डीआरडीओ ने अब फोटोनिक रडार पर काम करना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही डीआरडीओ फोटोनिक ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स को फोटोनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट कर देगा। दरअसल ये जो फोटोनिक रडार होते हैं वो स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी बेहतर एक्यूरेसी के साथ, जो कि पारंपरिक रडार से काफी शक्तिशाली होगा। दरअसल फोटोनिक रडार एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि रडार फोटोनिक की मदद से ऑब्जेक्ट का विश्लेषण कर सकता है। साथ ही ये लेजर का इस्तेमाल करके हाई प्रिसीजन के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी संकेतों को बनाने और उनका विश्लेषण कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका, चीन और रूस के पास जो लड़ाकू विमान है उन्हें फोटोनिक रडार से लैस किया जाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसका फायदा लंबी दूरी का पता लगाने और बेहतर पोजीशन सेंसिंग और 3D मॉडल टारगेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL ने उन सभी देशों को जो कि रशियन Su-30 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हैं उन्हें एक ऑफर दिया है, जिसके तहत उनके सुखोई 30 का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल HAL द्वारा किया जाएगा। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध है, जिसकी वजह से Su-30 के ऑपरेटर्स को स्पेयर और कई इक्विपमेंट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत रशिया के साथ भी बातचीत कर रहा है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उसके लिए HAL एक महत्वपूर्ण भूमिका और मुख्य भूमिका निभा सके और इस तरीके से दूसरे देशों को भी ओवरहॉल की फैसिलिटी उपलब्ध करा सके। आपको बता दें कि वर्तमान में जो सभी Su-30 कस्टमर्स हैं वे बेस लाइन Su-30 MKI का इस्तेमाल करते हैं और सुखोई 30 MKI जो वर्जन है उसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। एक चीज और यहाँ पर सामने आई है, वर्तमान में जो भी ऑपरेटर्स हैं जो कि Su-30 का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास ना तो फैसिलिटी है और ना ही इनकी जरूरी चेक करने की जो प्रक्रिया है वो उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने एयरक्राफ्ट को रशिया भेजना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम है कि भारत अपने सुखोई 30 MKI में बड़े परिवर्तन करने जा रहा है, जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत किए जा रहे हैं और इसमें स्वदेशी अपग्रेडेड पैकेज लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो फाइनल अप्रूवल होगा वो रशिया की तरफ से ही दिया जाएगा और जो हम रशियन मेड इक्विपमेंट्स बदलेंगे अपने लोकल सिस्टमों से, उसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को स्पेयर पार्ट्स की दिक्कतें नहीं होंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अर्जेंटीनाई एयरफोर्स के प्लान्स प्रोग्राम और बजट प्रोग्राम के डायरेक्टर ब्रिगेडियर डियागो गैलिक ने कहा कि उनकी टीम और जो स्पेशलिस्ट हैं वो चीन, भारत और डेनमार्क के प्रपोजल का मूल्यांकन कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि पिछले महीने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मूल्यांकन करने के लिए अर्जेंटीना की टीम भारत आई थी। अभी फिलहाल अर्जेंटीना का जो डेलीगेशन है वो डेनमार्क में पहुंचा हुआ है, क्योंकि डेनमार्क ने अपने सेकेंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स की पेशकश की है $15 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ ब्रिटिश ओरिजिन पार्ट्स लगे हैं जिन्हें अर्जेंटीना नहीं चाहता। ऐसे में अर्जेंटीना चाइना के JF-17 और भारत के तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में ही विचार कर रही है, जिन्हें कि बिना ब्रिटिश कंपोनेंट्स के साथ ऑफर किया गया है। अर्जेंटीनाई डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कहा है कि सभी ऑफर्स का विश्लेषण किया जा रहा है और इस साल के अंत में ये विश्लेषण पूरा हो जाएगा और जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाएगा वो न केवल तकनीक बल्कि हथियारों की गुणवत्ता के आधार पर भी किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि जो फाइनेंस और डिलीवरी टाइमलाइन है इस पर भी ये जो डील है वो टिकी हुई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की नेवल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन को तैयार किया है, जिसका नाम फोटोन है। इसका वजन 2 किलोग्राम है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 27 मीटर पर सेकंड है और इसका क्रूज इंड्योरेंस है 90 मिनट का और ओवरऑल इंड्योरेंस है 20 मिनट का और ये कई अलग अलग तरीके के पेलोड ले जा सकता है, जिनमें कि सर्विलांस, मैपिंग और थर्मल इमेजिंग पेलोड्स हैं। बता दें कि ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम विंग स्पीड 17 मीटर पर सेकंड है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने 22 तारीख को कंबोडिया के 2 दिनों के दौरे पर रवाना होंगे। आसियान और संबंध देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के अध्यक्ष के तौर पर कंबोडिया 9वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कर रहा है। बता दें कि इस अवसर पर भारत और कंबोडिया भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान भारत आसियान भागीदारों को बढ़ावा देने की कई पहलों की घोषणा किए जाने का भी इसमें कार्यक्रम रखा गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत भारतीय सेना ने अपने अग्रिम पंक्तियों के सैनिकों के लिए 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया। ये बुलेट प्रूफ जैकेट आतंकियों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्टील कोर गोलियों से सैनिकों की सुरक्षा करने में सहायक साबित होंगी। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इन जैकेटों के लिए 2 अलग-अलग टेंडर्स जारी किए हैं और इस क्रम में 47,627 जैकेटों के लिए सामान्य माध्यम से खरीद टेंडर जारी हुआ है। सामान्य माध्यम से खरीदे जाने वाले इन बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद प्रक्रिया अगले 18 से 24 महीनों के अंदर पूरी हो जाएगी। वहीं जो दूसरा टेंडर है वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी कि आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत 15,000 जैकेटों के लिए है और इस खरीद प्रक्रिया को अगले 3 से 4 महीनों के अंदर अंतिम रूप दिया जाएगा। और टेंडर के माध्यम से जो जैकेट्स खरीदे जा रहे हैं वो ग्रेड 4 स्तर के होंगे। दोस्तों, हाल ही में कश्मीर घाटी में कई घटनाएं ऐसी सामने आई है जिसमें कि आतंकवादी अमेरिकी कवच भेदी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सैनिकों की मौजूदा बुलेट प्रूफ जैकेट्स को तोड़ने में सफल हो रही हैं। ऐसे में इस टेंडर के माध्यम से जो जैकेट्स खरीदी जाएंगी उनका लेवल 4 होगा और ये स्टील कोर बुलेट के खिलाफ काफी प्रभावी होंगी और सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अभियानों में तैनात सैनिकों को ही इन्हें दिया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया है 5000 9x19 मशीन पिस्टल के लिए, जिसे कि बाय इंडियन कैटेगरी और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से खरीदा जाना है। ऐसे में दोस्तों, भारत की जो पहली स्वदेशी 9mm की मशीन पिस्टल है, जिसे कि DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर बनाया है, ये एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार यहाँ पर मानी जा रही है। इसका नाम आसमी है, जिसका मतलब होता है गौरव और आत्मसम्मान। आपको बता दें कि इसके कई यूजर ट्रायल्स हो चुके हैं, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसे मंजूरी दे दी है और इसकी लागत 50,000 रुपए से कम होगी और पूर्ण पैमाने पर जब ये उत्पादन में आएगी उसके बाद इन्हें निर्यात भी यानी कि एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। 9mm की पिस्टल आमतौर पर कमांडरों, टैंक और एयरक्राफ्ट क्रू, ड्राइवरों और डिस्पैच राइडर्स, रेडियो या रडार ऑपरेटरों, क्लोज क्वार्टर बैटल, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आदि में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पिस्टलें होती है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के चिनूक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ने असम से चंडीगढ़ और जोरहाट के बीच 1910 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक नॉन स्टॉप सॉर्टी पूरी की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप हेलीकॉप्टर सॉर्टी है। चिनूक ने मिशन को 7 घंटे 30 मिनट में पूरा किया। ये पहली बार नहीं है जब भारी भरकम हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ और जोरहाट के बीच नॉन स्टॉप उड़ान भरी है, क्योंकि इसी साल अप्रैल में एक और चिनूक ने इतनी ही दूरी तय करते हुए चंडीगढ़ से जोरहाट के लिए उड़ान भरी थी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के ISI एजेंट न केवल हनी ट्रैप का शिकार बना रहे हैं भारतीय सैनिकों को या फिर भारतीय लोगों को, अब उन्होंने जो लोकल लोग हैं जो सीमा पर रहते हैं, खासकर के जो गांव बने हुए सीमा पर, उन लोगों को अब वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि राजस्थान में जैसलमेर और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों को संयुक्त अरब अमीरात से एक रजिस्टर्ड नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मिल रहा है, जहां उन्हें कहा जा रहा है कि जो खेतों में नुकसान हुआ है उसकी मुआवजे की मांग करें। और खास बात यह है कि भारतीय सेना उन्हीं जगहों पर नियमित रूप से अभ्यास करती है। साथ ही दोस्तों, ये जो संदेश मिल रहा है उसमें किसानों और ग्रामीणों को सेना के अधिकारियों और उनके उपकरणों की तस्वीर क्लिक करने के लिए भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ISI के एजेंट है वो क्या कर रहे हैं कि उर्दू में लिख उसे गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर पता चल जाता है कि ये लोग एक टूटी फूटी हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने किसानों और ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि वे पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी के द्वारा सेना के अभ्यासों की जासूसी ना करें, ऐसे में नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की ने अब इस्तांबुल में बम धमाके का जवाब देते हुए उत्तरी सीरिया और इराक में कई टारगेट्स को निशाना बनाया। आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये कार्रवाई इस्तांबुल में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत के बाद तुर्की के द्वारा किया गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गिनती का समय आ गया है, हमलों को अंजाम देने वालों को जवाबदेही ठहराया जाएगा। तुर्की ने इस धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि PKK को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कुर्दिश लड़ाकों ने इस हमले में अपनी संलिप्तता को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया। वहीं तुर्की की सेना की तरफ से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। इसी के जरिए हमने इराक और सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों में आतंक के अड्डों पर हवाई अभियान चलाया है। तुर्की ने F-16 फाइटर जेट से
एयर स्ट्राइक की है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को $6 करोड़ के एयर डिफेंस पैकेज की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन के जीतने तक कीव के पक्ष में खड़ा रहेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ऋषि सुनक की सराहना करते हुए कहा कि आप जैसे दोस्त के साथ हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। ऋषि सुनक ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बताया कि यूके यूक्रेन के लिए एक हवाई रक्षा पैकेज देगा, जिसमें 125 एंटी एयरक्राफ्ट गन और तकनीक शामिल है। वायु रक्षा पैकेज यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाएगा और ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल जो रशिया कर रहा है उनसे मुकाबला करने में मदद करेगा। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा मुद्दे को लेकर भी चर्चा की। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और कहा गया है कि रशिया का सबसे घातक फाइटर जेट Su-35 को अमेरिका के द्वारा बनाए गए NASAMS से गिरा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों इंटरनेट पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसे मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर कर रखा है। आपको बता दें कि यूक्रेन की मीडिया ने कहा कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने NASAMS रक्षा प्रणाली के द्वारा Su-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के आर्म फोर्सेस ने नॉर्वेजियन NASAMS कॉम्प्लेक्स से रशिया के Su-35 फाइटर जेट को गिरा दिया, जिसमें कि पायलट इजेक्ट हो गया लेकिन वो बच नहीं सका। बाद में यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि NASAMS वायु रक्षा प्रणाली के द्वारा Su-35 को गिराए जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर जो जानकारी फैल रही है वो वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। यानी कि दोस्तों यूक्रेन अपनी इस झूठ से वापस पलट गया और NASAMS शॉर्ट टू मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों और एयरक्राफ्ट से बचाव कर सकता है, लेकिन ये एक बड़े क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकता है। दोस्तों, रशिया का Su-35 कोई मजाक नहीं है, ये बीस्ट फाइटर जेट माना जाता है। दरअसल दोस्तों, रशिया का जो Su-35 है वो यूक्रेनी सेना के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि Su-35 एक मल्टी रोल सुपर मैनुअल फाइटर जेट है जो रशिया का सबसे ज्यादा लेथल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इसरो से आ रही है। दोस्तों, इसरो अब 26 नवंबर को श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से ओशनसैट 3 और बोर्ड पर 8 नैनो सैटेलाइट्स के साथ PSLV 54/EOS-06 मिशन को लॉन्च करेगा। ये लॉन्च शनिवार को 11:56 पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि EOS-06 यानी कि ओशनसैट 3 8 नैनो सैटेलाइट्स को ले जाएगा, जिसमें कि भूटान सेट, पिक्सल का आनंद, ध्रुवा एरोस्पेस के थाई बोल्ट जो कि 2 की संख्या में है, इसके अलावा उनका एस्ट्रोकास्ट और अमेरिका के 4 और सैटेलाइट्स इसमें शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आपको मालूम है दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया और वो भारत का पहला अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप बन गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस भी पीछे नहीं है और अगले महीने किसी भी समय वो अपने अग्नि बाण 1 रॉकेट का परीक्षण करने के लिए तैयार है। अग्निकुल के सह संस्थापक श्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा कि इस साल के अंत से पहले अग्नि बाण का पहला परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निकुल इसरो की लॉन्च सुविधा का इस्तेमाल करने की बजाय धनुष जो कि एक लॉन्च पेडेस्टल है उसे लॉन्चिंग के लिए तैयार किया गया है, ताकि अग्नि बाण के सभी कॉन्फ़िगरेशनों में पूरी गतिशीलता और उसको सपोर्ट किया जा सके। धनुष को एक अलग उत्पाद के रूप में बनाया गया है, जिसकी कल्पना की गई थी कि ये लॉन्चिंग प्रक्रिया को विश्वसनीय और निरंतरता के साथ ऑपरेट करने में सहायक होगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट वीडियो के सामने। कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।